मैं साफ तौर पर एक बर्बाद राज्य का शासक बनना चाहता था। फिर भी मेरा देश मेरे राज में खूब फला फूला। भले ही मैंने अपने दिन हरम में बिताए, सरकारी कामों को नजरअंदाज किया और देश के सारे मामले धोखेबाज अफसरों को सौंप दिए, फिर भी मैंने अनजाने में लगभग बर्बाद हो चुके देश को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक बार गुस्से में आकर मैंने देश के खजाने की सारी चांदी भ्रष्ट अफसरों को दे दी। मुझे हैरानी हुई कि चांदी लेते ही प्रधानमंत्री को पसीना आ गया। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि बादशाह ने ऐसा क्यों किया था। यह उनके लिए मेरी आखिरी चेतावनी थी। प्रधानमंत्री को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महल की तरफ देखा और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने हमेशा आपके साथ बहुत इज्जत से पेश आने का ढोंग किया है। मुझे शर्म आ रही है। आज से मैं आपकी मदद करने के लिए खुद को लगा दूंगा। अगले दिन मैं उठा तो देखा कि प्रधानमंत्री ने 90 मिलियन टैल चांदी वापस जमा कर दी थी। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्या यह कोई पुराना बदला हुआ तोहफा था? लेकिन मैं तो राज्य का खात्मा चाहता था। सिर्फ इसी तरह से सिस्टम मुझे मार डालेगा और मुझे वापस मेरे सड़े हुए तारे पर भेज देगा। बेबस होकर मेरे पास अपने मंत्रियों को ताइजी हॉल में बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे देश को बर्बाद करने के लिए कई बेवकूफ़ी भरे तरीके अपनाने थे। कुछ ही देर में हॉल में बैठे सभी मंत्रियों को मुझ पर शक होने लगा। मैंने हैरानी से प्रधानमंत्री को देखा, जबकि उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्हें इसी की उम्मीद थी। वह जानते थे कि एक बार मुझे उनका पैसा मिल जाए तो मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा। समझदार लोगों को बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस समय मैं उनके विचारों को नहीं जानता था। मैंने कहा, मैं राजधानी की मरम्मत के लिए और लोगों को उनके घर ठीक करने में मदद करने के लिए देश के खजाने से चांदी निकालना चाहता हूं। हालांकि जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, एक मंत्री तुरंत सामने आया और बोला, महाराज, आपको राजधानी को फिर से नहीं बनाना चाहिए। यह ठीक है, लेकिन शहर में लोगों के घरों को फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोलने वाले मंत्री की तरफ देखा। यह आदमी दिवंगत सम्राट द्वारा प्रमोट किया गया पब्लिक अफेयर्स मंत्री था और दिवंगत सम्राट की नज़र में एक वफादार मंत्री भी था। लेकिन मुझे इन वफादार मंत्रियों से सबसे ज्यादा नफरत थी। इसलिए मैंने गुस्से में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे इस बारे में सलाह ले रहा हूं? क्या आपको लगता है कि पब्लिक अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर आपकी पोजीशन मुझसे ऊंची है? आप कितने बदतमीज हैं। पब्लिक अफेयर्स मिनिस्टर तुरंत डर गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे बोले, इस बूढ़े मिनिस्टर की ऐसी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अड़ा रहा। मैंने आदेश दिया, आज से इस आदमी को पब्लिक अफेयर्स मिनिस्टर के पद से हटा दो। मुझे ऐसे अराजक लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सभी मिनिस्टर डर गए और जमीन पर गिर पड़े। पब्लिक अफेयर्स मिनिस्टर और भी ज्यादा पीले पड़ गए। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़े और बोले, महाराज, इंपीरियल हाउसहोल्ड के मिनिस्टर के तौर पर इस आदमी की पोजीशन बदली जा सकती है, लेकिन राजधानी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए अभी भी इंपीरियल हाउसहोल्ड मिनिस्ट्री को एग्जीक्यूशन की जरूरत है। प्लीज महाराज, इंपीरियल हाउसहोल्ड का एक नया मिनिस्टर चुने। मैंने प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखा और सोचा, यह प्राइम मिनिस्टर सच में एम्पायर का एक सुपर करप्ट ऑफिसर है। वह शायद इस मौके का इस्तेमाल किसी धोखेबाज मिनिस्टर को प्रमोट करने और फिर एक घटिया प्रोजेक्ट बनाकर देश को लूटने के लिए करना चाहता है। इससे देश की ताकत और कम होगी। फिर मैंने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई और आखिर में बूढ़े मिनिस्टर हुआंग पेई को देखा। मैंने कहा, आज से आप इंपीरियल हाउसहोल्ड के नए मिनिस्टर हैं। हुआंग पेई को पहले स्वर्गीय सम्राट ने करप्शन के आरोप में निकाल दिया था, लेकिन मुझे
अपने मकसद के लिए ऐसा ही धोखेबाज मिनिस्टर चाहिए था। मेरी घोषणा सुनकर दूसरे मिनिस्टर अजीब तरीके से देखने लगे। इंपीरियल हाउस होल्ड का पुराना मिनिस्टर बहुत पसीना बहा रहा था। हुआंग पेई ने कहा, महाराज, नहीं, मैं एक धोखेबाज मिनिस्टर हूं जिसे स्वर्गीय सम्राट ने डिमोट किया था। मैंने हाथ हिलाकर उसे टोका, आप अब भी मुझ पर प्रेशर डालने के लिए स्वर्गीय सम्राट के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं ग्रेट टैंग का अभी का सम्राट हूं। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने मुझे गौर से देखा और मन ही मन सोचा, यह हुआंग पेई हमारे समय का एक बड़ा टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती से उसे डिमोट कर दिया गया क्योंकि उसे एक विलेन ने फंसाया था। और जिसने उसे फंसाया था वह कोई और नहीं बल्कि शाही घराने का यही मौजूदा मिनिस्टर था। उसने सोचा था कि सम्राट को इस बारे में पता नहीं होगा। लोग हैरान हैं कि महाराज इतने लंबे समय तक हरम में रहने के बाद भी इस मामले में इतने समझदार कैसे हो सकते हैं। हुआंग पेई, जब मैंने उसकी तरफ इशारा किया तो उसने मुझे एक्साइटेड होकर देखा और कहा, महाराज, इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुझे आम प्रोजेक्ट से 10 गुना ज्यादा खर्च आएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं, महाराज, क्या आप अब भी इस बूढ़े मिनिस्टर को वर्क्स मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे? लेकिन उसे हैरानी हुई कि मेरी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने सोचा, हुआंग पेई को बहुत सारा पैसा चाहिए, वह जरूर इसे हड़पने की कोशिश कर रहा होगा। और अब मुझे ठीक इसी तरह के पैरासाइट की जरूरत है जो देश का खजाना खाली कर दे। तो मैं शांत और संभलकर रहा और बोला, आप इसे कैसे खर्च करते हैं यह आपका मामला है, मुझे सिर्फ नतीजे की परवाह है। साथ ही प्रधानमंत्री, प्लीज मेरी और मदद करें। एक धोखेबाज मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक ताकतवर पसंदीदा, मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या कहूं। एक पल बाद जब मंत्री ताइजी हॉल से चले गए तो मैं अपनी खुशी को दबा नहीं पाया और उस दिन के बारे में सोचने लगा जब मैं इस सिस्टम से आजाद होकर अपने लोक वापस लौट जाऊंगा। इस बीच हुआंग पेई अपने घर नहीं लौटा बल्कि सीधे प्रधानमंत्री के घर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सम्राट अचानक उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से बात करने के बाद वह सम्राट के यानी मेरे इरादे पूरी तरह समझ गया, या ऐसा उसे लगा। पूर्णविराम। फिर जोश में वह महल की तरफ झुका और बोला, महाराज, राजधानी और घरों को फिर से बनाने का मकसद क्या है? मेरी राय में महाराज के दो मकसद हैं। पहला, इससे दरबार के वफादार मंत्रियों को यह सिग्नल मिलता है कि महाराज भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाना चाहते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी, यह आपकी मेहनत का फल इकट्ठा करना है। महाराज सच में हमारे समय के एक महान टैलेंट हैं। तो मुझे महाराज के साथ आगे कैसे काम करना चाहिए? क्योंकि महाराज ने कहा कि खर्च की कोई चिंता नहीं है, तो वह जरूर प्रोजेक्ट को जल्दी और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा करना चाहेंगे। मुझे एक नए तरह के बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पता है जो न सिर्फ जल्दी जम जाता है बल्कि बहुत मजबूत भी है। इस मटेरियल का इस्तेमाल करूंगा और इंपीरियल गार्ड्स को एक हफ्ते के अंदर सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार करूंगा। इसके तुरंत बाद हुआंग पेई ने मेरे पास आकर इंपीरियल गार्ड्स को इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट की। मैंने मन ही मन सोचा, यह हुआंग पेई बहुत ज्यादा खून चूसने वाला है। वह लोगों का फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे बगावत का डर है। इसीलिए वह मेरे पास आया है ताकि उन्हें दबाने के लिए इंपीरियल गार्ड्स को इकट्ठा कर सके। यह सोचकर मैं आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिर ये धोखेबाज मंत्री देश को बर्बाद करके ही मानेंगे। इसलिए मैंने सीधे उसे इंपीरियल गार्ड्स को इकट्ठा करने के लिए मिलिट्री सील थमा दी। इस बात से हुआंग पेई इतना इमोशनल हो गया कि वह लगभग मेरे पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसकी इस हरकत से नफरत करते हुए मैंने जल्दी से उसे दूर जाने का इशारा किया। इस तरह
चांगान शहर में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन जोरों पर शुरू हो गया। इस बीच एक प्राइवेट घर में डोंगी किंगडम के कई जासूस आपस में फुसफुसा रहे थे। भाई तांग सम्राट का इससे क्या मतलब है? वह हर समय बिना किसी वजह के शहर की दीवारें और घर क्यों बना रहा है? बालू खुद भी हैरान था और लगातार मेरे इरादों के बारे में अंदाजा लगा रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि डोंगी किंगडम में टैंक के जासूस हों जिन्हें हमारे जल्द ही टैंक पर हमला करने के प्लान के बारे में पता हो? इसीलिए सम्राट ने शहर की दीवारें मजबूत करने का ऑर्डर दिया है। धत तेरे की, डोंगी किंगडम को गद्दार कहाँ से मिल गया? सिर्फ डोंगी किंगडम के बड़े अधिकारियों को ही इस बारे में पता है। फिर उसने अपना यह अंदाजा कई भरोसेमंद लोगों को बताया। वेन्यान नाम का एक मोटा आदमी बोल पड़ा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम गलत हो भाई? शायद टैंग सम्राट सच में नाकाबिल है और देश को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन बालू ने उसे गुस्से से घूरा, अगर वह एक बेवकूफ शासक होता तो क्या वह इतना समझदार होता कि सही समय पर शहर और घर बनाने में अनगिनत पैसे खर्च करके डिफेंस मजबूत करता? यह सुनकर बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से डोंगी किंगडम लौटो और उन शक करने वाले बड़े अधिकारियों को मारने के लिए जिया सेना को इकट्ठा करो। 2.5 दिन बाद मैं अपने महल में एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ बैठा था, क्योंकि आज वह दिन था जब सिस्टम नेशनल स्ट्रेंथ देश की ताकत को कैलकुलेट करता है। अभी मेरी जिंदगी के 1 या 2 साल ही बचे थे। जब तक मैं नेशनल स्ट्रेंथ के 120 पॉइंट्स और खो देता, मेरा डिडक्शन पूरा हो जाता और मैं वापस अपने तारे पर चला जाता। लेकिन तभी सिस्टम ने अचानक मुझे बताया कि तांग राजवंश की नेशनल स्ट्रेंथ 10 पॉइंट्स बढ़ गई है, जिससे होस्ट मुझे को 10 साल की जिंदगी और मिल गई है। तुरंत मैं हैरान रह गया। मैंने पहले ही देश को इस तरह बर्बाद करने की कोशिश की, यह अभी भी क्यों बढ़ रहा है? जब मैंने नेशनल स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी के खास पहलुओं को देखा तो मैं पूरी तरह से भौचक्का रह गया। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इकोनॉमी और लोगों की रोजी रोटी सब पहले से बेहतर हो गए थे। और यह दुश्मन देशों को रोकना, यह क्या हो रहा था? मैंने अपना सिर हिलाया और शांत होने की कोशिश की। यह झटका बहुत बड़ा था। नहीं, मुझे कल सुबह की कोर्ट में इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। अगर मुझे पता चला कि कौन सा वफादार मिनिस्टर मेरे प्लान्स को बर्बाद कर रहा है, तो मुझे उसे अपने तरीके दिखाने होंगे। अगली सुबह कोर्ट में जैसे ही मैं देश की ताकत बढ़ने के बारे में पूछने वाला था, प्राइम मिनिस्टर अचानक खड़े हो गए और बोले, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। यह देखकर कि वह वही हैं, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद थी कि यह सुपर पैरासाइट देश की गिरावट के बारे में कुछ अच्छी खबर देगा। लेकिन अगले ही पल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कैपिटल सिटी का काम पूरा हो गया है और उन्होंने मेरे अलग अलग दूरदर्शी तरीकों की तारीफ की। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। आखिरकार मुझे समझ आया कि देश की ताकत क्यों बढ़ी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और हुआंग पेई ने मेरे हैरान चेहरे को देखा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे सोच रहे हों, महाराज शायद इस सफलता से बहुत खुश हैं। लेकिन अगले ही पल मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैंने हुआंग पेई से कहा, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं आपको 10 एकड़ उपजाऊ जमीन दूंगा ताकि आप घर लौट सकें और अपने बाकी साल आराम से बिता सकें। हुआंग पेई यह सुनकर चौंक गए। वह सिर्फ 40 साल के थे, अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में। हालांकि जब उन्होंने मदद के लिए प्राइम मिनिस्टर की ओर देखा तो प्राइम मिनिस्टर ने सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। हुआंग पेई तुरंत ऑर्डर लेने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। फिर मैंने शांति से कहा, मैं हमारे ग्रेट टैंग राजवंश की ताकत फैलाने के लिए सेना
इकट्ठा करने का इरादा रखता हूं। आप क्या सोचते हैं, मेरे आदरणीय मंत्री? इस झटके के बाद मैंने सोचा था कि सिर्फ एक क्रूर तरीका ही ग्रेट टैंक को थोड़े समय में गिरा सकता है, और वह तरीका था एक महंगा और विनाशकारी युद्ध। किसे पता था कि मेरी बातें तुरंत दरबार में हंगामा खड़ा कर देंगी। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। ग्रेट टैंक की अभी की ताकत के साथ वह युद्ध को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब आप लोग कहते हैं कि यह नामुमकिन है, तो इसका मतलब है कि यह देश को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल मुमकिन होना चाहिए। तभी प्रधानमंत्री आगे बढ़े और बोले, मेरा महाराज से एक सवाल है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बार महाराज किस देश पर हमला करने का इरादा रखते हैं और किस आधार पर? मैंने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। मुझे सच में नहीं पता। फिर मैंने सोचा, कोई बात नहीं, बस रैंडमली कोई एक देश चुन लेता हूं। मेरा इरादा है। और मैंने कहा, क्या डोंगी किंगडम को अपनी बगावत के लिए फॉर्मल कपड़ों की जरूरत है? मुझे याद है कि पिछले साल डोंगी के राजदूत ने हॉल में पहले अपना बायां पैर रखकर एंट्री की थी, जबकि हमारे ग्रेट टैंग ने हमेशा दाएं पैर का सम्मान किया है। ऐसा व्यवहार बहुत ही बेइज्जती वाला है। यह सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। मंत्री सब याद करने लगे कि वे खुद किस पैर से पहले अंदर आए थे। यह देखकर प्रधानमंत्री कुछ बेबस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा सपोर्ट करना चुना। जैसे ही सभी अधिकारियों ने यह बात दोहराई, जनरल न्यूलेई अचानक आगे बढ़े। विरोधी गुट के अधिकारियों ने अपनी मर्जी से इस मुहिम को लीड करने की बात कही। लेकिन अजीब बात है, मैंने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह मजाक नहीं है। यह तो ग्रेट टैंक की नेशनल ताकत को कमजोर करने की मेरी कोशिश थी। इसलिए मैं किसी अनुभवी जनरल को भेजकर जीतने का जोखिम नहीं ले सकता था। फिर मैंने इधर-उधर देखा और अचानक सीधे मेन हॉल के गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर पहरा दे रहा एक आम सैनिक, हान यू डू सिडियन, मेरी आवाज सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और हॉल में अंदर आया। मैंने उससे कहा, मैंने डोंगी किंगडम के खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन शुरू करने का फैसला किया है। तुम इस सेना को लीड करोगे। यह कहने के बाद मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। तांग राजवंश की ताकत अब तो कम होकर ही रहेगी। अगर हम एक मामूली सैनिक के कमांड में भी जीत गए तो मैं सीधे संन्यास ले लूंगा। दूसरी तरफ जिन अधिकारियों को पता चला कि इंचार्ज एक आम सैनिक है, वे चुप हो गए। वे सब प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखने लगे। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे मना करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझसे कुछ डिटेल्स भी पूछीं। महाराज, इस कैंपेन में कितने सैनिकों को भेजना चाहते हैं? इससे मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा, मैंने कभी कोई जंग नहीं लड़ी, मुझे कैसे पता? तो मैंने बस हाथ हिलाया और कहा, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। इस तरह अधिकारियों ने सुबह का कोर्ट उदास मूड में बिताया, लेकिन मैं बहुत अच्छे मूड में अपने महल लौटा, देश की ताकत कम होने का इंतजार करने के लिए तैयार। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री के घर पर घबराए हुए हुआंग पेई ने जल्दी से प्रधानमंत्री से पूछा, महाराज ने मुझे इस तरह ऑफिशियल पोस्ट से क्यों हटा दिया? लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा बेपरवाह था। महाराज चाहते हैं कि आप घर जाकर खेती करें। क्या आप सच में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? हुआंग पेई हैरान रह गया। मुझे हटा दिया गया? घर जाकर खेती करने का और क्या मतलब हो सकता है? प्रधानमंत्री ने अपने हाथ पीछे किए और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आपको याद है कि आपका होमटाउन गुआंझोंग इलाके में है? और गुआंझोंग इलाके को देश का अन्न भंडार भी कहा जाता है। यह सुनकर हुआंग पेई की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या महामहिम का कोई विशेष मतलब है? प्रधानमंत्री ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। महाराज चाहते हैं कि आप गुप्त रूप से गुआंझोंग इलाके के अनाज को मैनेज करें, ताकि यह भविष्य की जीत के लिए रसद
सप्लाई की नींव का काम कर सके। मुझे थोड़ी जलन हो रही है कि महाराज आप पर इतना भरोसा करते हैं। इस समय हुआंग पेई को अपनी शंका पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह मुस्कुराया, लेकिन फिर उसे कुछ समझ आया। महाराज सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? प्रधानमंत्री ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह शानदार और महत्वाकांक्षी सम्राट बिना किसी ट्रम्प कार्ड के नहीं रहते। महाराज ने आपको एक छिपे हुए ट्रम्प कार्ड के तौर पर रखा है। तुरंत हुआंग पेई उत्साह से कांप उठा। प्रधानमंत्री, मेरा अभी भी एक सवाल है। महाराज ने एक आम सैनिक को कमांडर क्यों बनाया? सबको हैरानी हुई। प्रधानमंत्री अजीब तरह से मुस्कुराए। यह महाराज की पारखी नज़र की ताकत है। क्या आप महान मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हान शिन को जानते हैं? यह हान यू उसी हान शिन का वंशज है। उसी समय हान यू उत्साह से अपने घर लौटा और चिल्लाया, आखिरकार मैं अपना हुनर दिखा सकता हूँ। महाराज को मेरे वंश और हुनर के बारे में शुरू से ही पता होगा, नहीं तो वह एक आम सैनिक को जनरल का पद कैसे सौंप सकते थे? एक बेवकूफ शासक भी ऐसा नहीं करेगा। तो वह कमरे में चिल्लाया, मैडम, जल्दी से वे सारी मिलिट्री किताबें निकालो। मैं उन्हें एक एक करके फिर से पढ़ना चाहता हूँ। इस बीच इंपीरियल स्टडी में यूनुक शू ने आदर से एक मेमोरियल दस्तावेज पेश किया। महाराज, यह वही है जो प्रधानमंत्री ने पहले भेजा था। मैंने मेमोरियल लिया और थोड़ी भौहें चढ़ाईं, क्योंकि यह मेरे वजीर की तरफ से है। मैं बस एक बार जल्दी से देख लूंगा। हालांकि जैसे ही मैंने इसे खोला, टेक्स्ट की एक लंबी बौछार ने मुझे चौंका दिया, जिसमें एक्सपीडिशन अभियान के लिए सभी जरूरतों की लिस्ट थी। मैंने उस पर 2 बार नजर डाली और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर यूनुच जू की तरफ मुड़े और कहा, जाओ प्राइम मिनिस्टर से कहो कि सब कुछ उनके तरीके से हो। यह अच्छा कॉमरेड बहुत पोलाइट है। यह सिर्फ मिलिट्री सैलरी और बजट की बात है। इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? मैं चुप रह गया। जल्द ही देश की ताकत को फिर से तय करने का समय आ गया। मिलिट्री मोबिलाइजेशन, सेना की तैयारी की वजह से देश की ताकत 10 पॉइंट कम हो गई थी और मेरी उम्र भी 1 साल कम हो गई थी। जैसे ही मैं युद्ध की शुरुआत में तांग राजवंश की करारी हार के दृश्यों की कल्पना करके खुश हो रहा था, यूनुच जू अचानक बोल पड़ा, महाराज, आज वह दिन है जब ईस्टर्न एक्सपेडिशनरी आर्मी रवाना होगी। आपको सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए रिव्यूइंग स्टैंड पर जाना होगा। तो मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि हौसला बढ़ाने के तुरंत बाद सेना कूच कर सकती थी। इसके तुरंत बाद मिलिट्री कैंप में 1 लाख सैनिक अव्यवस्थित खड़े थे। कुछ तो अपने हथियार भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे। यह देखकर प्राइम मिनिस्टर ने त्योरियां चढ़ाईं, जनरल हान, क्या इतनी जल्दी निकलना जरूरी है? सेना की अभी की हालत को देखते हुए जीत की उम्मीद कम है। लेकिन हान यू ने अपना सिर हिलाया, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दुनिया महाराज के फैसले को गलत समझे। हमें जल्दी से जीत हासिल करनी होगी ताकि यह साबित हो जाए कि महाराज का चुनाव सही था। जहां तक मिलिट्री डिसिप्लिन की बात है, मुझे याद है कि रास्ते में कई डाकू हैं। हम इन डाकुओं का इस्तेमाल अपने सैनिकों को लाइव ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं। जब तक हम पूर्वी यी किंगडम के बॉर्डर पर पहुंचेंगे, तब तक हमारी सेना पूरी तरह तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री वेन्यान ने हान यू को गहराई से देखा और सोचा, वह सच में हान शिन का वंशज होने का हकदार है। जैसे ही हान यू कुछ और कहने वाला था, मैं अचानक पीछे से आ गया। जैसे ही मैं मिलिट्री कैंप में घुसे, मैंने देखा कि मिलिट्री डिसिप्लिन पूरी तरह बिखरा हुआ और अस्तव्यस्त है। अजीब बात थी कि मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था, बल्कि मैं अंदर ही अंदर खुशी से भरा हुआ था। इस अस्तव्यस्त सेना और एक मामूली सैनिक कमांडर को देखते हुए मेरी हार तो तय ही थी। हान यू ने मुझे देखा और मिलिट्री डिसिप्लिन के मुद्दे को समझाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने सीधे कहा, मैंने सेना जनरल हान को सौंप दी है, फिर मैं इसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दूंगा।
यह सुनकर हान यू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, सम्राट सच में मुझ पर इतना अंधा भरोसा करते हैं। फिर मैं सैनिकों की ओर मुड़ा और जोर से पूछा, क्या आपको इस पूर्वी अभियान पर जीत का भरोसा है? सैनिक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर मैंने उन पर हाथ हिलाया। सच बताओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो सैनिक चिल्लाए कि उन्हें कोई भरोसा नहीं है। फिर वे मेरी आगे की बात सुनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मेरे बोलने का अंदाज बदल गया। मैं ठीक यही चाहता था, उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाए ताकि वे युद्ध हार जाए। फिर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। हान यू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या यह सच में उनका हौसला तोड़ने के लिए नहीं था? हालांकि प्रधानमंत्री ने शांति से हान यू को देखा और कहा, आप बस एक आम सैनिक हैं, इसलिए ये सैनिक आसानी से आपके सामने नहीं झुकेंगे। महाराज ने यह सब उनका अहंकार पूरी तरह से तोड़ने के लिए किया है, ताकि आप इस बिखरी हुई सेना को राख से उठाकर नए सिरे से इसका नेतृत्व कर सकें। हान यू ने अंदर ही अंदर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस लड़ाई में उसने मेरे लिए अपना नाम बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। इस बीच ईस्टर्न यी किंगडम में बालू ने भीड़ को गुस्से से लाल आंखों से देखा और पूछा, बताओ, तुम में से कौन तांग सम्राट का भेजा हुआ जासूस है? लेकिन सभी बड़े अधिकारी हैरान दिखे। उनमें से एक बोल पड़ा, हम सब ईस्टर्न यी किंगडम के बड़े अधिकारी हैं। बालू, बकवास मत करो। अगर कोई जासूस नहीं है तो बताओ। जैसे ही हमने तांग पर हमला करने का फैसला किया, तांग सम्राट ने तुरंत शहर और दीवारें बनाने का आदेश क्यों दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि तांग सम्राट बोर हो गया हो और देश को बर्बाद करना चाहता हो? शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो। बालू ने ध्यान से सोचा। क्या सच में तांग सम्राट ने बिना सोचे समझे काम किया था? जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, अचानक एक आदमी एक सीक्रेट लेटर लेकर वहां दौड़ा।